So let's move. So in today's class, what the basic thing that we have to understand or study, our point of study today is gotras, caste and all. Let's see. सबसे पहले कल हम लोगों ने बात करा था गोत्र के बारे में, तो यहाँ पर ये डिस्कस किया गया था गोत्र का मतलब होता है फैमिली लीनेज. And since it is believed that in Hindu scriptures, it has been stated, in Hindu Dharma Shastra, it has been stated that nobody should marry in his own clan, in his own gotra. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये हमारे ही वंश का कोई ना हो, इसका आइडेंटिफिकेशन एक ही तरीके से हो सकता है कि हम अपने खानदान का, अपने वंश का एक ऐसा नाम रखें, एक ऐसा गोत्र रखें जो हम कितने भी हजार साल बीत जाए, बट वी शुड रिमेंबर आवर फैमिली नेम. तो वो फैमिली ब्रांड बन गया हमारा. अब इस ब्रांड का कोई और व्यक्ति अगर होगा तो वो कभी ना कभी, चाहे सदियों पहले ही, लेकिन वो हमारे खानदान से था, इस वजह से उसके यहाँ शादी नहीं हो सकती. सो इंडोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए गोत्र सिस्टम लाया गया. ठीक है. और एक्सोगेमी माना जाता था. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था. कम से कम सातवाहन तो बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि सातवाहनों में हम दो तीन चीजें देखते हैं. एक तो ये है कि ये मेट्रोनिमिक्स थे, माताओं के नाम लेते थे. दूसरी बात ये है कि इनकी माताएं भी पिता का गोत्र छोड़ के नहीं आती थी. गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको. और तीसरी बड़ी बात कि ये ब्राह्मण होने के बावजूद भी अपने ही गोत्र में शादी कर लेते. सगोत्रीय विवाह जिनको हम कहते हैं, इंडोगेमी, ये करते थे. तो ये तीनों बातें प्रूव करने के लिए पर्याप्त हैं कि सातवाहन दे डिड नॉट फॉलो इवन द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स. ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो नॉर्म का फॉलो नहीं करते थे. अब थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लो कि सातवाहन और इंडो ग्रीक्स ये सब कहाँ रूल करते थे, तो फटाफट आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं. कम से कम मौर्यंस के बाद से लेकर के और गुप्तों के पहले तक, तो ये वो इलाका हुआ करता था जहां पर इंडो ग्रीक्स शासन किया करते थे. ठीक है. इसमें एक महत्वपूर्ण जाति ये है यूची, जिसको हम कहते हैं. इसी जाति से कुषाण हुआ करते थे. ठीक है. इंडो सीथियन यहां पर है, शक रूलर्स यहां पर हैं. और इस दौर में, चूंकि आपको पता है ना, मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद पूरा राज्य कई सारे छोटे छोटे एम्पायर्स में बट गया था. एम्पायर भी नहीं कह सकते, किंगडम्स में बट गया था, प्रिंसिपैलिटीज में, चीफडम में बट गया था. ठीक है. सोवीर में यहाँ अलग कोई राजा है, अभीर यहाँ रहा करते थे. सौराष्ट्र में जो है अलग लोग आकर के शासन करते थे, खास करके शक वगैरह आ गए थे. सातवाहन इस दौर में हाँ थोड़े से बड़े थे. सातवाहनों को माना जाता है इनकी शुरुआत जो हुई है वो महाराष्ट्र से हुई है, नासिक से खास करके माना जाता है. नासिक से सबसे पहला अभिलेख मिला है नागनिका का, तो वहां से समझ में आता है कि शायद सबसे पहले इनकी राजधानी वो नासिक रही होगी या पैठान प्रतिष्ठानपुर रही होगी. उसके बाद धीरे धीरे ये आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़े हैं. पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य या जो है आंध्र कहा गया है. इसका मतलब ये आंध्रा से थे, लेकिन फिर भी प्रमाणिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये आंध्रा से ज्यादा ये महाराष्ट्र के आसपास के थे. ठीक है. ये सातवाहन. और सातवाहन जो है, चूंकि इस दौर में बड़ा व्यापार किया करते थे, इधर इलाकों से घोड़े वड़े रखते थे. सातवाहनों के पास काफी जो है घोड़े थे, तो ये रथ का इस्तेमाल करते थे युद्धों में. तो रथ का इस्तेमाल करने वाले रथी होते हैं. और कोई ऐसा व्यक्ति जो रथों पर सवार लोगों का सेनाध्यक्ष हो, वो महारथी हो जाता है. ये महारथी थे. ठीक है. और ये पूरा इलाका भी महारथ इलाका होता था. अब ये जो रथी थे वो महारथी से महाराष्ट्री बन गए, महाराठी जिसको हम कहे मराठी जो शब्द होता है. ठीक है. तो ये मराठी कहां से आया? ये यही महारथी से आया. ये महारथी थे, महारथी, लेकिन इसको बाद के लोगों ने महारठी ऐसा कहना शुरू किया. बाद में ये मराठी हो गए. तो आज भी यहाँ पर मराठा है.
तो ये मराठी से मराठा हो गए, ठीक है। और ये राष्ट्र था, ठीक है। और ये राष्ट्र जो है, राष्ट्र क्यों था, क्योंकि इस इलाके में जो शासन करने वाला एक वंश इसके बाद में आता है, काफी बाद में आता है। तो वो वंश पचवीं छठवीं शताब्दी में आता है, गुप्तों के पतन के बाद लगभग शुरू होता है। वो था राष्ट्रकूट, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों का यहाँ पर शासन आया, इस पूरे इलाके को उनके नाम पर राष्ट्र रखा गया। फिर ये राष्ट्र काफी बड़ा होने लगा, तो ये फिर महाराष्ट्र बन गया, ठीक है। और बाद में आगे चल करके इसमें मुंबई मुंबई ये सब दुनिया भर की चीजें आने लगी। तो ये शब्दों की कहानियां, आप जैसे जैसे कोई कोई जगह आएगी ना, मैं बीच बीच में आपको ये सब बताता रहूंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में। ये आपके कोर्स का तो पार्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके बौद्धिक परिचर्चा का जरूर हिस्सा बन जाएगा। थोड़ा कास्ट की बात करते हैं। कास्ट क्या होता है? कई सारे लोग मानते हैं कास्ट मतलब कैटेगरी, वर्ण, जाति, इस तरह की चीजें। अच्छा, वर्ण का भी आपने नाम सुना है कि नहीं? वर्ण, वर्ण जानते हो क्या होता है? व्हाट इज वर्ण? कौन बता रहा है मेरे को वर्ण सिस्टम के बारे में? सर जो 4 डिविजन्स थे उनको वर्ण बोलते हैं सर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वर्ण शब्द कहां से आया और क्यों ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन गए? सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो शायद अपने काम की वजह से बन गए। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बहुत एक अलग चीज बताता हूँ, तो आपने सुना नहीं होगा कभी। वर्ण का हिंदी में या संस्कृत में मतलब होता है कलर, यानी रंग। ये जानते हो कि नहीं? लोग कहते हैं श्याम वर्णी, गौर वर्णी, पीत वर्णी, रक्त वर्णी, ऐसा सुना है? लाल कलर का, पीले कलर का, सांवले कलर का। पूजा में सुना है, पूजा हाँ में सुना है। हाँ, तो वर्ण माने क्या हुआ? कलर ना। वर्ण माने कलर, रंग। अब ये जो आर्य थे, ये गोरे रंग के थे, ठीक। और ये जो द्राविड़ थे, हिंदुस्तान के आदिवासी मूल निवासी इस तरह के, वो काले रंग के थे। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो वर्ण फिर दो ही हुए। कौन कौन से? एक हुए वाइट और दूसरे हुए ब्लैक, ठीक। इसका मतलब कुछ काले वर्ण के हुए और कुछ गोरे वर्ण के हुए। गोरे वाले कौन से थे? आर्य। आर्य जो है वो गोरे वर्ण के थे। ये सबको पता है कि नहीं? सेंट्रल एशिया से थे, ऐसा लोग मानते हैं। अब कई सारे लोग आजकल के जो इंडिजिनियस विद्वान हैं वो तो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के ही थे, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि बाहर से थे। तो खैर, एनीवे, तो वर्ण जो है वो दो हुए। इसमें एक हुए ब्लैक और एक हुए व्हाइट। अब इस ब्लैक और व्हाइट में आर्य जितने थे वो व्हाइट थे, और नॉन आर्यंस यानी अनार्य जिन्हें हम कहते हैं वो ब्लैक थे। तो दो ही वर्ण हुए शुरू में, काले और गोरे, तीसरा वर्ण नहीं था। अब ये जो आर्य थे यानी व्हाइट वाले, इनको कहा जाता था द्विज, क्योंकि इनके संस्कार थे द्विज। समझते हो क्या होता है द्विज? द्विज, द्विज माने होता है सेकेंड बर्थ या ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न यानी दो बार जन्म, द्विज, दो बार जन्म लेना। अब ये दो बार इनका जन्म कैसे होता था? कहते हैं एक बार तो ये जन्म लेते थे मां के पेट से, और दूसरी बार संस्कारों के पेट से। इनका एक संस्कार होता था जिसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार, और उस संस्कार के बाद डिसाइड होता है ये काम क्या करेंगे। तो जो है इनका दूसरा जन्म होता था, वो संस्कारों के माध्यम से होता था। ये कुल 3 प्रकार के काम करते थे। ये जो आर्य थे ये 3 काम करते थे। एक तो इसमें पूजा पाठ करने वाला यानी ब्राह्मण, दूसरा इसमें शासन करने वाला यानी क्षत्रिय,
और तीसरा इसमें बाकी सारे काम, मतलब एक पूजा पाठ कर रहा है, एक शासन कर रहा है, और तीसरा सब कर रहा है इन दोनों चीजों को छोड़ के। वो व्यापार भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, सारा चीज, टैक्स भी दे रहा है, तो मतलब वो वैश्य हुआ। तो ये 3 कैटेगरी होती थी, चौथा नहीं होता था, और इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणी द्विज नहीं थे, सब ब्राह्मण भी द्विज है, क्षत्रिय भी द्विज है, और वैश्य भी द्विज है। ये 3 के तीनों आर्यंस थे, तीनों ही द्विज थे, तीनों का उपनयन संस्कार होता था। ये 16 के 16 संस्कार तीनों के हुआ करते थे। तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार था, मतलब तीनों में कोई बड़ा फर्क नहीं था, तीनों में फर्क सिर्फ काम का था। ठीक है, जन्म का कोई फर्क नहीं था तीनों में। किस बात का फर्क था? काम का। यानी काम के आधार पे जिसने पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया वो ब्राह्मण हो गया, जिसने जो है वो खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया वो वैश्य हो गया, जिसने शासन संभाल लिया वो क्षत्रिय हो गया। तो यही 3 वर्ण हुआ करते थे आर्यों के, चौथा कोई वर्ण नहीं था, और ये भी काम के आधार पे था, जन्म के आधार पे नहीं था। कैसे पता? ऋग्वेद में बेटा एक श्लोक आता है, उसमें एक कवि है जो ये कहता है कि मैं कवि हूं, मेरी माँ जो है दूसरों के घर में चक्की पीसती है, मतलब काम करने जाती है, और मेरा पिता वैद्य है। बात समझे? तो मतलब पिता अलग काम कर रहा है, बेटा अलग कर रहा है, और माँ अलग काम कर रही है। एक ही परिवार के लोग 4 अलग अलग काम कर सकते थे, यानी एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी हो सकते थे। वो काम के आधार पे होता था, जाति पे नहीं था। फिर इसके बाद जब यहाँ के लोगों पर उन्होंने शासन करना शुरू किया, काले लोगों के ऊपर, तो उन्हें अपने में शामिल करने के लिए उन्होंने एक चौथा वर्ण बना लिया, वो 4th कलर हो गया उनका। उन्हें द्विज नहीं कहा गया, उनके संस्कार नहीं होते थे, उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिया गया, और उन्हें एक ही जिम्मेदारी दी कि आप बाकी तीनों की सेवा करो, उन्हें कहा गया शूद्र। तो ये इस तरह से चौथे आ गए, और अब बन गया 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, अब ये जब 4 हो गए तो पहले भी यही 4 तरह के काम थे, मतलब एक आदमी पूजा पाठ कर ले रहा है, पढ़ाई लिखाई देख ले रहा है, एक आदमी एक वर्ग है जो शासन कर ले रहा है, और उसके बाद प्रोडक्शन में लगे हैं, और बाकी मिनियल जॉब और सर्विसेज करने के लिए शूद्र थे, और काम ही कोई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज बढ़ता गया और समाज में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क आ गया, बहुत सारे काम आ गए, तो नई नई और ऑक्यूपेशन होने लगे। अब ये नए ऑक्यूपेशन किस में जाएंगे? जैसे मान लो कोई शिकारी हो गया, अब वो शिकार कर रहा है, तो अब शिकार कर रहा है, ना तो वो खेती कर रहा है कि वैश्य होगा, ना वो सर्विस कर रहा है कि शूद्र होगा, ना वो पढ़ा रहा है कि वो जो है ब्राह्मण होगा, और ना ही वो शासन कर रहा है कि क्षत्रिय होगा। तो अब उसका क्या करें, कहाँ लेके जाएं? ऐसे जब नए काम आने लगे, नए नए पेशों में लोग लगने लगे, तो उनके लिए जो है वो किसी वर्ण में उन्हें शामिल करना वो संभव ही नहीं था। तो उनके लिए फिर जातियां बननी शुरू हुई। ठीक है, तो हर वर्ण में कई जातियां हो गई कि चलो इस जाति के लोग हैं, ये जाति के आधार पे काम करेंगे। और जाति का मतलब होता है जन्म से। इसका मतलब कि जब जातियां आने लगी तब ये पेशे खानदानी होने लगे, जो व्यक्ति जो काम करता था उसके खानदान के बाकी लोग भी वही काम किया करते थे। इन जातियों में कुछ ऐसी जातियां बनी जो ऐसे काम करते थे जिनका सारे लोग लाभ लेते थे, सब उनके साथ समाज में रहते थे, और कुछ ऐसी भी जातियां हुई जिनके काम को लोग घृणित मानते थे और उनको अपने समाज में शामिल नहीं करते थे। इनमें चांडाल की जैसी जाति है। अब एक ऐसी जाति हो गई जिनके खानदान के लोग अक्सर करके मृतकों का दाह संस्कार और ये सब किया करते थे, इसे अछूत माना जाता था, प्रेत क्रिया माना जाता था, तो लोग इनको नहीं छूते। ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगी। तो ये जाति इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है। तो कास्ट रेफर्स टू द सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज लेड डाउन इन धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। ब्राह्मण्स वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे और शूद्रों को सबसे नीचे मानते थे, और ब्राह्मणों ने ही ये जो है सारा जाति वाला चक्कर बनाया है। और साथ में उन्होंने ये जाति का फॉर्मूला ऋग्वेद में डाल दिया। आपको पता है ऋग्वेद एक दिन में नहीं लिखा गया था, ऋग्वेद भी बहुत लंबे समय में लिखा गया था, लगभग 400-500 साल लगे थे। तो 400-500 साल में जो सबसे अंतिम में लिखे गए पार्ट थे, उस अंतिम पार्ट में एक जगह पर आता है 10वां मंडल है जो है ऋग्वेद का, उस 10वें मंडल में कहीं जाकर के इस बात का जिक्र होता है
पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि जो है ब्रह्म से 4 वर्ण पैदा होते हैं। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, कटिभाग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो ये व्याख्या ऋग्वेद के अंतिम मंडल 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त के अंतर्गत आता है। तो ये जाति का डिस्क्रिप्शन है। अब किस जाति को काम कौन सा करना है, तो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में काम भी बताए गए हैं। खास करके मनु महाराज काम बताते हैं सबका। आइए देखते हैं ब्राह्मणों के क्या काम है। ब्राह्मणों के कुल 1 2 3 4 5 6 काम बताए गए हैं। जैसे वेद पढ़ना और पढ़ाना। पहला काम क्या हुआ? पढ़ना। दूसरा पढ़ाना, ठीक है। तीसरा काम है सेक्रीफाइस, दान देना, सॉरी दान क्या मतलब बलि, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और 5वां काम है दान देना और 6वां काम है दान लेना। ये 6 काम बताए गए हैं ब्राह्मणों के। कौन कौन से? पढ़ना, पढ़ाना, करना, कराना, लेना और देना। पढ़ना पढ़ाना क्या? वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना। करना कराना क्या? पूजा पाठ, यज्ञ हवन करना और दूसरों को कराना। सर ब्राह्मण लेते थोड़ी है बस, मतलब ब्राह्मण को तो बस दिया जाता है ना। दिया जाता है तो ब्राह्मण भी तो एक दूसरे को देते हैं, ऐसा क्या है? अच्छा ब्राह्मणों में सर। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो मैं दान ही ले लूंगा, मैं दूंगा नहीं किसी को। मेरे घर में शादियां होंगी अब तो हम लोग पंडित जी आएंगे, उनको क्या करेंगे कि नहीं हम भी ब्राह्मण है, उठो चलो। सर ये भी माना जाता है कि सर जैसे बहनें ब्राह्मण होते हैं सर, उनको दिया भी जाता है। तो सर जैसे कि कोई भी होता है सर, दिया भी और दे भी दिया। हाँ तो देखो अब भांजे ब्राह्मण क्यों माने जाते हैं, या जो है दामाद होते हैं वो ब्राह्मण क्यों माने जाते हैं, पता है इसका कारण? अगर आपने कल की क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था विवाह के 8 प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में जो 4 सबसे श्रेष्ठ विवाह होते हैं उनमें से ब्रह्म विवाह और दैव विवाह में ऐसा माना जाता है कि जो है योग्य वर जो हवन या यज्ञ कराने के लिए आते हैं उन्हें ही कन्या दे दिया जाए। ठीक है। तो अब जो यज्ञ करा रहा है वो तो ब्राह्मण ही है, उसे आपने कन्या दे दिया, कन्यादान कर दिया। विवाह में भी आप देखो यज्ञ कराया जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्ली यज्ञ करा रहा है, अब जो है अग्नि में हविष दे रहा है और उसके बाद कन्या का वरण करके लेके जा रहा है, तो वो आपके लिए तो जो है मानिंद है, आपके लिए वो ब्राह्मण है, आपसे उच्च कुल का है, ऐसी मान्यता बनती है। क्षत्रिय वो ज्यादातर वॉरफेयर में, लोगों को प्रोटेक्शन देने में, जस्टिस करने में, ये उनका काम होता था। वेदों को पढ़ना भी उनका काम होता था, पढ़ाना नहीं, ध्यान रखना। सेक्रीफाइस करना, कराना नहीं, दूसरे का ये नहीं कराते थे हवन, लेकिन अपना करते थे। और दान देना, दान ले नहीं सकते थे। तो मतलब क्षत्रियों का काम ब्राह्मणों से थोड़ा अलग हो गया। क्या क्या? वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, पढ़ना और दान देना। हाँ, यज्ञ करना और दान देना, नॉट लेना। इन्हीं चीजों में आप लेना देना दोनों हो जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। ये था। इसके अलावा युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, ये सब काम भी क्षत्रियों के थे। वैश्यों का काम होता था दान देना, सैक्रिफाइस करना, वेदों को पढ़ना और साथ में एग्रीकल्चर, पास्टलिज्म और ट्रेड करना। शूद्रों का कुछ भी काम नहीं था, एक ही काम था, तीनों की सेवा करो बस। ऊपर वाले जो कहें वही करो, तुम्हारा अलग से कोई काम नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल सिस्टम ऑफ वर्णा एंड कास्ट। अब इसके बाद हम स्ट्रेटेजीज टू इन्फोर्स वर्णा सिस्टम, इसको हम लोग अगली बार में डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई थिंक दिस इज एनफ। Thank you so much. We'll meet you again on Monday.